Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, welcome to lecture number 12, Sampling Design and Analysis, MTH 494. So, आज हम अपने lecture series के almost 12वें lecture पे इंशाल्लाह we are here, and I hope you are enjoying this course because now we are having क्या कहते हैं real flavors of the course. Okay. So far अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, अभी उसको थोड़ा सा अपने जो लास्ट लेक्चर है उसका रिव्यू तो लेंगे ही, लेकिन हम ऑलमोस्ट अपनी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को फिनिश कर चुके हैं और आज हम अपने दूसरा जो माइलस्टोन है इस कोर्स का, दैट इज़ द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, राइट. दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग पीस ऑफ द कोर्स इन फैक्ट बिकॉज again I'm not following the course purely on theorems. What I'm doing is application oriented course, right? So we are having lots of applications, we are having so many problems. हर concept, हर एक नई चीज़ के साथ यहाँ पे कोशिश ये की गई है कि आपको एक न एक प्रॉब्लम उसके साथ ज़रूर सॉल्व करवा दिया जाए, so that कि चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल abstract फील ना हो, बल्कि और उसमें भी हमने जो एग्जांपल्स कोट किए हैं वो हमने बिल्कुल रियल लाइफ से एग्जांपल उठाई हैं. ऑल्दो हमने जब डिफरेंट लिटरेचर में से एग्जांपल्स उठाई हैं, इस कोर्स को पढ़ाने के लिए हम डिफरेंट लिटरेचर फॉलो कर रहे हैं. व्हेन आई वाज ऑन द बेसिक स्टैटिस्टिक्स तो हम बिल्कुल और वहाँ पे रेफरेंसेस को यूज़ कर रहे थे. व्हेन वी स्विच टूवर्ड्स द सैम्पलिंग, हमने जब किसी और यहाँ पे रेफरेंस को यूज़ किया. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए हम किसी और रेफरेंस पे चले गए, एंड नाउ अगेन हम जब कुछ और रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं. सो दैट इज द ब्लेंड ऑफ डिफरेंट रेफरेंसेस, दैट इज द ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च, एंड देन वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज इजी एज पॉसिबल, राइट, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे, आपको चीज़ें याद भी हो जाएं. वेल, चूँकि ये कोर्स जो है वो हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के एक एरिया का कोर्स है, सो फार्मूलाज का होना और इस तरह के लंबे लंबे फार्मूलाज का होना तो बहरहाल नागुज़ीर है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी एग्जाम के अंदर भी आपकी जितनी भी वैल्यूएशन की जाएगी, आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज, असाइनमेंट्स और दैट इज ग्रेडेड डिस्कशंस, एंड एट द एंड ऑफ द डे योर फाइनल एग्जाम, कि हम वहाँ पर भी इसी क्या कहते हैं स्टाइल से चीज़ों को पूछें जिस स्टाइल से हम इस कोर्स को मूव कर रहे हैं, राइट. सो आज के लेक्चर में हम अपने लेक्चर 11 का छोटा सा चंक लेंगे, अराउंड 5 to 9 स्लाइड्स, ताकि वो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ऑल्दो के वी हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड दैट, आज के लेक्चर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश, दैट्स ऑल. देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्रिजिंग द कोर्स, बिकॉज आज हम प्योरली एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ इतनी चीज़ कॉमन है, सैम्पलिंग, दैट्स ऑल. एक नई अप्रोच है, एक नया वे है, एक नया स्टाइल है, एक नई एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की एंड सर्वे सैम्पलिंग की. सो एक नया डिज़ाइन हमारे पास आ रहा है. सो लास्ट टाइम हमारे पास ये स्लाइड थी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में पढ़ा. आज लोग हम इसको स्ट्रैटिफाइड के अंदर भी यूज़ करने जाएंगे. हम जब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर यहाँ पे इंटरवल्स निकालेंगे, जब भी हम एस्टिमेट्स ऑन द बाउंड्स हम निकालेंगे, तो वहाँ जब भी एरर फाइंडिंग होगी तो हमारी कोशिश होती है कि सम टाइम हम इसको इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल शो करें. तो बेसिकली एक ऐसा इंटरवल कि जिसके अंदर हम अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स की वैल्यूज की रेंज को चेक कर सकते हैं विद सम सर्टेन कॉन्फिडेंस, दैट इज नोन एज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल. इन जनरल हमारे पास आमतौर पे स्टैटिस्टिक में हम जो यूज़ करते हैं वो 95% या 90% या 98% यूज़ किया जाता है. बट हमने लास्ट टाइम भी आपको ये बात बताई थी कि ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा इन ही डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंसेस के ऊपर इंटरवल्स को फाइंड करें. हमारी डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ भी हो सकती है. वी हैव नॉर्मल टेबल्स, वी हैव ऑल द क्रिटिकल वैल्यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, तो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं. हमने एक बात बोली थी कि वेन एवर वी आर यूजिंग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अगर नॉर्मल टेबल को फॉलो करें तो उसकी वैल्यू 1.96 होती है. इंशाल्लाह हम आखिरी जो 2 या 3 लेक्चर्स होंगे उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं लाइक कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसका भी एक चंक आपको ज़रूर बता दें कि हाउ टू फॉलो दैट, हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, हाउ टू लुक इनटू द टेबल्स, राइट. बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है. जब भी आप इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक, अगेन हम जैसे कि अपने हर लेक्चर में इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन और उसकी बहुत ही जिसे वो कहते हैं क्या कहना चाहिए स्मॉल स्केल किस्म की डेफिनेशन करते हैं.
हम यहाँ पर वो भी रिपीट कर देते हैं कि हमारा यहाँ पे कोर ऑब्जेक्टिव यही है कि वी हैव टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अब वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, चूंकि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के यूनिट को क्लोज कर चुके हैं, सो वी नो कि पॉपुलेशन टोटल हो सकता है, पॉपुलेशन का मीन हो सकता है, पॉपुलेशन का वेरिएंस हो सकता है एंड पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हो सकता है। तो सो फार हमने इन 4 पैरामीटर्स को यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उनको एस्टिमेट करने की कोशिश की। हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्रोच भी देखी, देन हमने उसके ऊपर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी किया विद रिस्पेक्ट टू द साइजेस एंड रिप्रेजेंटेशन इन द पॉपुलेशन, सो वी ब्रॉट पीपीएस इन द पिक्चर, राइट। हमने पीपीएस के साथ भी वहाँ पे पॉपुलेशन टोटल को, पॉपुलेशन मीन को, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस को एस्टिमेट करने की कोशिश की। लेकिन कोर थीम हमेशा आपके जहन में रहे, What we have to do in all types of sampling, जब भी सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैम्पलिंग के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। We are having only a very simple and single objective that we have to estimate population parameters. अब उसको करने के लिए we are having हमारे पास ये हो सकता है कि मल्टीपल इक्वेशंस यहाँ पे यूज हो रही हों, हम कहते हैं मल्टीपल किस्म के रिलेशनशिप यूज हो रहे हों, सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। बट we should know that whenever you have to estimate population parameters, there are 2 ways to do that job. First is the confidence interval or interval estimation, भी इसको in short कहा जाता है, and the second one is hypothesis testing. Hypothesis testing इस कोर्स में as such कहीं पर exist नहीं करेगी, लेकिन जहां पर हम समझेंगे कि उसका थोड़ा सा फ्लेवर होना चाहिए, so we will bring it in the picture. But at the end of the course, inshallah, I would like to bring क्या कहते हैं few examples. हम ज़्यादा उसकी वो क्या कहते हैं डेप्थ में तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, better to go and have any book on the inferential statistics. So उसमें आपको बहुत एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर हाइपोथेसिस टेस्टिंग वहाँ पे मिल सकती है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर हमने बात की, देन हमने सैंपल साइज एस्टिमेशन के ऊपर भी कंक्लूड किया कि जहां हमारे पास हम कहते हैं सैम्पलिंग के डिफरेंट गोल्स होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट गोल जो है वो अमाउंट ऑफ द सैंपल है कि सैंपल साइज कितना हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत थोड़ा सैंपल साइज और बहुत ज्यादा सैंपल साइज दोनों हमारे लिए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, हमारे पास वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सॉरी टू से। तो इशू ये है कि दोनों एक्सट्रीम्स हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती। अब देखना ये कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। अब वो अप्रोप्रिएटनेस उसकी वहां पे कैसे आएगी, हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि अगर हम कहीं पर एरर डिफाइन कर दें कि यार ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास, मैं अपने एरर को इस एक लेवल तक कन्फाइन रखना चाहता हूं, तो कैन समबडी टेल मी कि मुझे कितना सैंपल साइज देना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो एरर है, एरर बाउंड भी कह सकते हैं आपको उसको, और हमने इसको देखा है डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर, इवन हर अप्रोच के अंदर हमने वो एरर फाइंड किया, बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन इनफैक्ट। तो इशू अगर हमारे पास वो एरर आ जाता है, फिर हम अपने पूरे के पूरे एनालिसिस को उससे एक्सीड नहीं करवाना चाहते। सो हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी, तो आई होप कि यू आर हैविंग अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट दैट। रॉन्ग अप्रोच के ऊपर हमने एक बात की, बिकॉज दैट इज अ बिग मिस्टेक कि लोग ये कहते हैं कि हम जब भी कोई रिसर्च इनिशिएट कर रहे हैं तो कितनी पॉपुलेशन के ऊपर ये रिसर्च की जाए कि हमारा काम हो जाए, हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं, हमारे हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो जाएं, या हमारे हाइपोथेसिस प्रूव या डिसप्रूव व्हाटएवर जो भी होना है वो हो जाए। तो दैट इज रॉन्ग अप्रोच। हम अपनी पॉपुलेशन को तो नहीं चेक कर सकते, हाँ हम ये कह सकते हैं कितना सैंपल लिया जाए कि हम इस पूरी पॉपुलेशन को कवर अप कर सकें। सो दैट इज द रीजन। ओके, सो ये रीजन, ये अप्रोच, ये गलती अल्टीमेटली हमारे पास जाके सैंपल साइज पे ही रुकती है। देन हमने ये कहा था कि आपको एसआरएस कब यूज करनी चाहिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो आपको कब यूज करनी चाहिए, कि या तो ये हो कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जो सर्वे रिसर्च है क्या वही आपके इशू को एड्रेस कर रही है, या अगर आपके पास सॉरी यहाँ पे आई थिंक इस स्लाइड के ऊपर हमने कहा था कि हमने कब उसको अवॉइड करना है। अगर आपको सैम्पलिंग फ्रेम नहीं अवेलेबल, वो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या लिस्ट ऑफ पीपल, देखिए ये जो रिसर्च होती है ये हमेशा लोगों पे नहीं हो रही होती। हो सकता है अगर हम किसी क्वालिटी कंट्रोल यूनिट की बात करें, अगर किसी प्रोडक्शन लाइन की बात की जाए, तो वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास प्रोड्यूस होकर आ रही हैं। से आई एम हैविंग दिस फोन, तो ऑब्वियसली ये फोन किसी प्रोडक्शन लाइन से होकर आया हुआ है, तो देखना ये कि हमें इस हर एक पीस की क्वालिटी को चेक करना है। सो अगेन ये भी हमारे पास हम कहते हैं हमारा पोटेंशियल सैंपल हो सकता है। सो
वहाँ पर अगर हमारे पास वो लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं है, वो सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, तो तब भी हमें SRS को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन मौजूद है या आप ज़्यादा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखते हैं, देन ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे SRS के बजाय कोई और डिज़ाइन जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम इफेक्टिव हो, आप उसको वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। देन हमने कहा था कि अगर SRS आपको उस वक्त यूज़ करने चाहिए when you are having a sampling frame, right? या जिनके लिए आप ये रिसर्च कर रहे हैं वो अगर आपको इंसिस्ट करते हैं कि you should go for the simple random sampling, then you better go for that because उन्होंने आपको हायर किया हुआ है, go for that, okay? Then हमने तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। Then at the end of the day, in the last lecture, in fact, we try to explain all of the key terms so far जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं in sampling only, not in basic statistics, right? So हमने cluster sampling, confidence interval, design based inference, finite population correction factor FPC, inclusion probability, margin of error, model based inference, and then probability sampling, probability distribution, sampling distribution, then sampling weight and self-varying sample and the simple random sampling with or without replacement के ऊपर हमने बात की, right? हमने standard error को भी देखा, इसके अलावा हमने वहाँ पे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को भी देखा, और हमने एक बात जो वहाँ पे की थी आखिरी, हमने ये कहा था कि वी वर्कड ऑन द स्ट्रैटिफाइड सैंपल, और वहाँ पर हमने ये कहा था कि व्हाट इज द स्ट्रैटिफिकेशन और उसको क्यों किया जाता है। अभी मैं इस एक स्टेज के ऊपर उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता बिकॉज हमारा आज का लेक्चर या जो हमारी अभी एक लेक्चर सीरीज शुरू हो रही है, मे बी टिल 4 to 5 और 4 to 6 लेक्चर्स की हमारी जो होगी इंशाल्लाह, दैट इज गोइंग टू बी प्योरली ऑन जो हमारी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो हियर कम्स अ यूएस स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स आई वुड लाइक टू हैव अ लिटिल पिक्चर ऑन दैट। सपोज करें आई हैव टू वर्क, मैं अगेन वही एग्जांपल दोहराऊंगा जो कि हम इससे पहले यहां पे कर चुके हैं। से अगर मुझे if this is the CIIT, right, and I am looking for the satisfaction of students with respect to all academic facilities, like हम labs की बात कर रहे हैं, libraries की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं cooperation from administrative staff की बात कर रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे टीचर्स की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, टीचर्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। सो इफ आई वांट टू नो कि जी लोग वहाँ पे कैसा फील करते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पे जो नेचुरल ग्रुपिंग बनती है, दैट नेचुरल ग्रुपिंग, और हमें ऐसा ही करना चाहिए। हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यू शुड गो फॉर द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बिकॉज ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर सेम। वेल, सारे एलिमेंट सेम जरूर हैं कि वो CIIT फैमिली का हिस्सा हैं, लेकिन चूंकि सर्विसेज के बारे में डिफरेंट परसेप्शंस होंगी और लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, तो व्हाट इफ अगर हम यहाँ पे इस तरह की क्लासिफिकेशन कर लें, मेल एंड फीमेल, दैट इज द जेंडर बेस्ड, राइट। अब उसमें मेल के अंदर आपकी मेल फैकल्टी भी आ जाएगी, आपके मेल स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, आपका एडमिन का स्टाफ भी आ जाएगा, इसके अलावा आपका सपोर्ट स्टाफ भी आ जाएगा। सो ये सारे लोग, एंड सेम इन द केस ऑफ फीमेल, राइट। सो अब अगर मैं इसके बारे में जब यहाँ से ओपिनियन लूंगा और यहाँ से लदा करके ओपिनियन लूंगा, तो आई विल बी हैविंग सम वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। देन अगेन मैं इसके ऊपर एक और तरह से भी रिसर्च कर सकता हूँ कि आई कैन मेक इट लाइक दिस। मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि अगर एक ग्रुप यहाँ पे बना दिया जाए, से एक ग्रुप बना दिया जाए फैकल्टी का, एक ग्रुप यहाँ पे हम कहते हैं ऐसा बना दिया जाए स्टूडेंट्स का, तो देखिए हम बेसिकली इसी आइडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। हमें यहाँ फील हो रहा है नहीं, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, सो इसको हम थोड़ा सा और नीट करने के चक्कर में है, स्टूडेंट्स एंड देन स्टाफ। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और द सपोर्ट स्टाफ इंक्लूडिंग आपके गार्ड्स भी हो सकते हैं, आपके माली भी हो सकते हैं, आपके वहाँ पर जितने लोग भी आपको ऐसा डिफरेंट डेस्क पे बैठ के आपको सर्विसेज दे रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज इन द लिस्ट ऑफ स्टाफ। और ये हमने क्यों किया? बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज दी जा रही हैं, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट एकेडमिक सर्विसेज और नॉन एकेडमिक सर्विसेज। चले हम एकेडमिक सर्विसेज की ही बात कर लेते हैं।
तो देखें वहां पे जो फैकल्टी फील कर रही है उसके प्रॉब्लम कुछ और होंगे. मे बी फैकल्टी इज गोइंग फॉर some sort of research journal facility, ऑनलाइन रिसर्च पेपर्स के ऊपर बात की जा सकती है, फंडिंग की बात की जा सकती है कि आई हैव पेपर बट आई कैन नॉट सबमिट बिकॉज आई डोंट हैव मनी टू सबमिट द पेपर इन जनरल. सो वहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं है या जोन सी बुक्स हमें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है. अच्छा, स्टूडेंट्स टाइम पे नहीं आते हैं, या देयर आर सो मैनी थिंग्स. तो जो प्रॉब्लम फैकल्टी फील करेगी उनकी लिस्ट कुछ और होगी, जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फील कर रहा है वो कुछ और होंगे कि जी टीचर टाइम नहीं देते हैं, या वहाँ पे हम कहते हैं बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, या टीचर कोई और बुक फॉलो करता है वो बुक लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती है, फीसें बहुत ज़्यादा हैं, या हमें कोई बहुत अच्छी बुक्स चाहिए तो हमें वहाँ स्टाफ दे नहीं रहा. सिमिलरली वहाँ जो स्टाफ होगा उसके पास अपने कंप्लेंट्स होंगे, अपने प्रॉब्लम्स होंगे. सो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सोचें कि व्हाट वी आर डूइंग. इनफैक्ट हमारे पास वो जो CIIT है, कॉमसैट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आई एम टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद. तो वो क्या है, जब अगर मैं उसको एज ए होल देखूंगा तो एक बहुत हेट्रोजीनियस एनवायरनमेंट है, राइट. हेट्रोजीनियस में वहाँ पे ये फैकल्टी भी बैठी है, स्टूडेंट्स भी चल रहे हैं, एडमिन स्टाफ भी चल रहा है. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनाए, और वो क्या थे, ये ग्रुप्स इंटरनली दैट वाज होमोजीनियस. होमोजीनियस यहाँ पे कैसे था, क्योंकि इस एक ग्रुप के अंदर ऑल द पीपल वर फैकल्टी. कोई यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, मेल फैकल्टी, फीमेल फैकल्टी, लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं और द फुल प्रोफेसर्स हैं. इफ समबडी इज इन फैकल्टी सो ही और शी इज इन दिस लिस्ट. यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे हमने कहा स्टाफ. तो देखें ये सारे के सारे ग्रुप्स जो थे वो इंटरनली होमोजीनियस हैं बिकॉज सारे सेम हैं. लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे बिटवीन द ग्रुप्स अगर आप देखें तो यहां पे क्या है, हेट्रोजेनाइटी, राइट. हेट्रोजीनियस है. क्यों, ये ग्रुप इससे डिफरेंट, ये ग्रुप इससे डिफरेंट, ये ग्रुप इससे डिफरेंट. तो जब ऐसा हो रहा है, तो ऐसा काम हो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ स्ट्रैटिफिकेशन, राइट. और इसको हम बोलते हैं, दैट इज बेसिकली, हमने कहा स्ट्रैटम 1, स्ट्रैटम 2, स्ट्रैटम 3. अब मैंने ये काम क्यों किया, बिकॉज अब मैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल से, अगर हम ये कहते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर 5% आपके पास फैकल्टी है और 92% जो है वो आपके पास हम कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एंड रेस्ट आपके 3% जो है वो आपका स्टाफ है. तो अगर मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में से 100 का सैंपल लेना है, तो 100 का सैंपल बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कब होगा, जब उसमें से 5% इस 100 में से आपके पास फैकल्टी होगी, 92% आपके स्टूडेंट्स होंगे, एंड देन 3% आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा. अब से ऑब्वियसली 5% का मतलब ये टोटल मुझे क्या लेना है, मुझे बेसिकली फैकल्टी लेनी है 5 की. अब वो 5 मैंने यहां से चुनने हैं. वो 5 कैसे चुने जाएंगे, वो 5 हम बिल्कुल सिंपल अप्रोच जो हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की है उससे हम चुन लेंगे उसको, ठीक है. और सिमिलरली हम यहां पर भी चुन लेंगे, सिमिलरली हम यहां पर भी चुन लेंगे. अब क्योंकि ये सारे होमोजीनियस हैं, हम अपना रैंडम नंबर टेबल यूज करके या किसी भी तरीके से रैंडम नंबर जनरेट करके वी कैन सिलेक्ट 5 पीपल फ्रॉम हेयर, 92 पीपल फ्रॉम हेयर एंड 3 पीपल फ्रॉम हेयर. सो वी विल बी हैविंग आवर सैंपल ऑफ 100. Now things are easy, right? लेकिन पहले जो हेट्रोजेनाइटी थी, अगर मैं वहां से 100 का सैंपल लेता तो हो सकता है वो 100 के 100 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते. हो सकता है 100 में से हमारे पास कोई ऐसा टाइम हो जब फैकल्टी वहां से लीव कर रही हो, तो हमारे पास वहां पर 25 जो थे वो जब फैकल्टी के आ जाते. सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल. बट अब जो यहाँ पे सिचुएशन है, वी आर हैप्पी टू हैव दिस सिचुएशन. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, ओके फाइन, जो हमने बिल्कुल अपने पहले लेक्चर में बात की थी कि सैंपल शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव वन. सो नाउ दिस सैंपल इज रिप्रेजेंटिंग द रियल सिचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन, राइट. सो दैट सैम्पलिंग इज नोन एज अ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. ये पिक्चर इनफैक्ट आगे हमने इसी के ऊपर बातें करनी है. अभी हमारा आज का लेक्चर जो है उसका खासा पोर्शन जो है वो सम सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल होगा. रीजन बिहाइंड कि पहले हमें इसके कोर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं, बाकी उसके बाद वी विल गो फॉर सम न्यूमेरिकल स्टफ और सम एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टफ, राइट. सो व्हाट इज द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग? Let's have a definition. There's a proper definition.
What is the stratification? So first चीज is that कि जिसको हमने पढ़ना है, that is the stratification. The elements in the population are divided into layers or groups, or this is a technical term, right? That is a technical term. और and इसका मतलब ये है कि हम जब भी ये वर्ड यूज करेंगे strata, that strata is basically group, that strata can be considered as a layer, right, based on their values on one or several auxiliary variables. The strata must be non-overlapping, and non-overlapping का मतलब ये है कि जो लोग इसके अंदर मौजूद हैं आपके फैकल्टी पोर्शन के अंदर, वो स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होने चाहिए. हाँ, अगर वहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो एट द सेम टाइम वो अगर फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कर रहा है और साथ ही से ही इज अ स्टूडेंट और ही और शी इज अ स्टूडेंट ऑफ पीएचडी, तो फिर वो हमारा एक्सक्लूशन होगा. हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे अपने सैंपल से. हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू आर डूइंग स्ट्रैटिफिकेशन देन वो क्या है कि आपके जो स्ट्रैटा हैं, आपके जो ग्रुप्स हैं, आपके जो लेयर्स हैं, दो स्ट्रैटा मस्ट बी non-overlapping and together constitute the whole population. Well, ये हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रैटा हैं ये non-overlapping है, लेकिन ये सारे स्ट्रैटा मिलके आपकी पॉपुलेशन बना रहे हैं. That population is basically यहाँ पे CIIT, right? Now, what is the sampling within the strata? एक दफा आपने ग्रुपिंग या वो लेयरिंग कर ली, जिसको हम स्ट्रैटा का नाम दे रहे हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हम उसको स्ट्रैटा का नाम दे रहे हैं. एक दफा आपने कर दी, then how to select sample? Samples are selected independently from each stratum. A different selection methods can be used in different strata. Well, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर यहाँ पे SRS यूज होगी, यहाँ भी SRS यूज हो सकती है, यहाँ भी SRS यूज हो सकती है, कि जरूरी नहीं अगर आपने यहाँ से सैंपल लेने के लिए SRS यूज की है तो वेल यहाँ से आप कोई और अप्रोच भी यूज कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. Here you can go for the judgment sampling, कोई मसला नहीं है, we can do it. ठीक है. So that's why उसे यहाँ पे एक्सप्लिसिट लिखा है can be. ये नहीं कहा कि always, कि हमने हर स्ट्रेटा के अंदर सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमेशा डिफरेंट टेक्निक चूज करनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, याद रखिएगा विद रिस्पेक्ट टू योर क्विजेज एंड असाइनमेंट्स, राइट. सो फॉर एग्जांपल, we have stratification of individuals by age group. अब क्या हो रहा है, we are having यहाँ बेसिकली हमारे पास टोटल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेटास जो हैं आर 7, राइट. ऑल स्ट्रेटा. अच्छा, एक बात वैसे भाई देवे सुन लें, ये जो वर्ड है स्ट्रेटा, दैट इज प्लूरल. इसका जो सिंगुलर है दैट इज नोन एज अ स्ट्रेटम, राइट. जिस तरीके से आपका जो डेटा वर्ड है दैट इज प्लूरल, और उसका जो सिंगुलर है दैट इज डाटम, DATUM, राइट. सो ऑल स्ट्रेटा आर नॉन ओवरलैपिंग. नॉन ओवरलैपिंग से क्या मुराद है? देखिए ना, अगर आप किसी एक लोकेलिटी में रिसर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, जो बच्चा आपके पास 18 से 24 साल का बंदा है वो बंदा डेफिनेटली 25 to 34 ईयर्स का तो नहीं हो सकता. तो हर शख्स इसमें से किसी एक कैटेगरी में लाई करेगा. वो एट द सेम टाइम दो कैटेगरीज में, दो ग्रुप्स में, दो लेयर्स में या दो स्ट्रैटम में लाई नहीं कर सकता. सो ये बात भी हो गई. अब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया कैन बी एनी टेक्निक. सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट राइट नाउ. ओके, सो अब सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जब इंडिविजुअल्स पे ही बात करते हैं या हम लोगों पे ही बात करते हैं. ये स्ट्रैटिफिकेशन इनफैक्ट दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एंड दिस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड एट एनी स्टेज एट प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं. यहाँ पे खीरोना है, यहाँ पे उमिया है, तो ये उसने एक बेल्ट बना दी. अब देखें ये जो बेल्ट है
ये एक बेल्ट है, ये आपके पास एक स्ट्रेटा बन गया। वेयर एज ये जो आपका है, आपका जो स्टॉकहोम उसका जो कैपिटल है, एंड उपसाला एंड ओरिब्रो एंड द नॉशबोरी एंड द लिंकशोपिंग, ये जो उसने बेसिकली ये पूरा है, ये उसने एक बेल्ट बना दी। सो देयर आर बेसिकली वहां पे उसने 3 स्ट्रेटा बनाए हैं। So your stratum 1 is a northern Sweden, stratum 2 is the mid Sweden. Basically, this is the mid Sweden, right? This is your stratum 2, and that is the north of the Sweden. So this is stratum 1, and this is the south because here you can find Denmark. So after Denmark, that is in the south of the Sweden. So this is stratum 3, right? So regional stratification भी हो सकती है। Then एक और देखें, now the stratification of individuals by age group and region। अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लेयरिंग हो रही है। अब stratum 1 क्या है, 17 years or younger and they belong to northern areas। 17 years or younger they belong to mid Sweden। 17 years or younger but belong to southern। 18 to 24 northern, 18 to 24 mid Sweden, 18 to 24 southern Sweden, and so on। यानी जो क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पे की थी, हम साथ ही इसकी लेयरिंग करके यहाँ पे, ये बेसिकली एक्सप्लिसिटली एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेयरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ बेसिकली लेयरिंग हुई है। नाउ व्हाई दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें समझ आ गई, ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन होती क्या है, हमारे पास कोई भी उसकी डोमेन हो सकती है, बट द इशू इज दैट स्ट्रैटिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। गेन इन प्रिसीजन, देखिए एक बात, अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है उसके पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस थिंग फर्स्ट, दैट देखिए अगर कोई बहुत ही हेट्रोजीनियस आपके पास एनवायरनमेंट है, जैसे हम CIIT इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं मल्टीपल लोग हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो फैकल्टी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है एंड स्टूडेंट्स भी हैं। तो क्या बेहतर नहीं है हमारे पास, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अच्छे रिजल्ट्स, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड रिजल्ट्स, तो वो कैसे हासिल हो सकते हैं? वो हमारे पास ऐसे ही हासिल हो सकते हैं जब हम सबको अलग-अलग खड़ा कर दें, कि जी फैकल्टी को एक कॉर्नर पे खड़ा कर दिया, स्टूडेंट्स को एक हिसाब से खड़ा कर दिया, एंड वहां पे जो रेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था उसको हमने एक जगह पे खड़ा कर दिया। सो अब क्या होगा, हमने वो हेट्रोजेनिटी ब्रेक कर दी। अगर हमने वो हेट्रोजेनिटी ब्रेक कर दी, नाउ अब जो हम इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल होंगी, राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अच्छा प्रिसीजन आएगा, हमारे पास जो एस्टिमेट्स आएंगे, बेसिकली हमारा काम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे एस्टिमेटर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे होंगे, या हम कह सकते हैं ज्यादा प्रिसाइज होंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इन द स्ट्रैटिफिकेशन, कि जब भी हमें उसको हम कहते हैं जस्टिफाई करना पड़ता है, सो द कोर ऑब्जेक्टिव इज द गेन इन प्रिसीजन, दैट इज इफ द स्ट्रेटा आर मोर होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी वेरिएबल्स देन द पॉपुलेशन एज अ होल, देन द प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट विल इंप्रूव। हाँ, ये बात जहन में रहे, आपके अगर स्ट्रैटिफिकेशन करने के बाद भी हेट्रोजेनिटी मौजूद है, हमारे पास कई ऐसे हम कहते हैं केस स्टडीज हो सकते हैं। सपोज अगर आप किसी शॉपिंग मॉल पे खड़े हैं और वहां पर आप मेल और फीमेल की क्लासिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन देखें आपने जो वहां पे फीमेल क्लासिफिकेशन की उसमें अगर उनकी बाइंग पावर्स वो बहुत ज्यादा वैरी कर रही हैं, तो फिर ये स्ट्रैटिफिकेशन हमारे पास कोई अच्छी अप्रोच नहीं होगी, बल्कि वी आर स्टिल देयर। सो दैट्स व्हाई ये जो बात लिखी हुई है, इफ द स्ट्रेटा आर मोर होमोजीनियस, it should be homogeneous. If we are looking for good results, then it should be more homogeneous. Well, जब हम example number 2. Exactly, I don't remember, that is I think 2.18 or 2.19, वहां पर हमने ये बात प्रूव की है, और उसका लिंक बिल्कुल इसी स्लाइड के साथ वहां पे भी शायद शो किया जाएगा, कि हमने एक काम को स्ट्रैटिफिकेशन से भी किया, उस काम को हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से भी किया। बट हुआ क्या एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से अच्छे रिजल्ट्स आए एज कंपेयर टू स्ट्रैटिफिकेशन, राइट, अच्छे एस्टिमेट्स मिले। रीजन क्या था, कि वहां जो स्ट्रैटिफिकेशन हुई थी वो होमोजीनियस नहीं थी। तो अगर आपकी स्ट्रैटिफिकेशन होमोजीनियस नहीं है, तो ऑब्वियसली योर रिजल्ट्स आर नॉट सो फार गुड। ओके,
So if the strata are more homogeneous with respect to the study variables than the population as a whole, then your precision of the estimates will improve. You will be having highly precise estimators as compared to simple random sampling. चूंकि अभी तक हमारा कंपैरिजन सिर्फ एक ही डिजाइन के साथ है, हमने एक ही डिजाइन पढ़ा है, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारे रिजल्ट्स, हमारे जो एस्टिमेटर्स होंगे वो ज्यादा प्रिसाइज होंगे. Then what is a strata? That is basically domain of the study. इसकी डेफिनेशन में उसने बड़ी सिंपल सी एक बात लिखी है, प्रिसिजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एस्टिमेट्स फॉर सर्टेन सब पॉपुलेशन और डोमेन्स कैन बी assured by using domain as a strata. कि अगर आपने कोई सर्टन वहां पे एस्टिमेट चाहिए, आपको एक सर्टन प्रिसिजन चाहिए, तो फिर अगर आप अपनी पॉपुलेशन को होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, होमोजीनियस ग्रुप्स में होमोजीनियस, और वो जो होमोजीनियस ग्रुप बनेगा दैट इज नोन एज अ स्ट्रेटा. हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रेटम है बिकॉज दिस इज होमोजीनियस. ये दूसरा स्ट्रेटम है, दिस इज अगेन होमोजीनियस बिकॉज इस ग्रुप में वही लोग आएंगे वो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी जो होगी वो 17 और यंगर होंगे, और दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक उनको फॉलो करनी पड़ेगी कि वो मिड स्वीडन एरिया से बिलोंग करते हों. यानी इस एक रीजन के अंदर हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि 17 और यंगर. तो ऑब्वियस सी बात यह है कि दैट इज बेसिकली अ सिंगल स्ट्रेटा, राइट. सो व्हाई स्ट्रेटिफाई, अगेन हम इसी के ऊपर बात करते हैं. देयर आर सम प्रैक्टिकल रीजंस एज वेल. फॉर इंस्टेंस, नॉन रिस्पॉन्स रेट्स, method of measurement and the quality of auxiliary information may differ between subpopulation and can be efficiently handled by stratification. Again वही बात कर रहा है, right? If you're having heterogeneity in your data and you want like more precise results, so obviously अगर हम उनको एक होमोजीनियस में वहां पे डिवाइड कर देंगे तो एक तो नॉन रिस्पॉन्स नहीं आएगा. देखिए नॉन रिस्पॉन्स की एक वजह और भी हो सकती है, वो ये हो सकती है, सपोज करें हमने स्ट्रेटिफिकेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर, हमने कोई वहां पे क्रेडिट लिमिट रख दी, हमने वहां पे कोई पेमेंट की लिमिट रख दी. तो अगर मैं एक बंदे के पास जाता हूं, उनसे मैं पूछता हूं कि जी क्या आप ये पर्टिकुलर गाड़ी खरीद सकते हैं, तो मे बी वो गाड़ी तो खरीद सकता हो, लेकिन चूंकि एक न्यूली लॉन्च गाड़ी है जिसकी प्राइस हम कहते हैं 40 लाख है, वो कहेगा मैं नहीं कर सकता. इसका मतलब है वो हमारे पास ऑल दो के सैंपल का हिस्सा तो बन गया लेकिन वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता. सो क्या होगा, अल्टीमेटली वहां पे नॉन रिस्पॉन्स इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द हेट्रोजेनिटी इन योर डाटा. सो इफ यू हैव कन्वर्टेड दैट डाटा इनटू होमोजीनियस, तो अल्टीमेटली क्या होगा, चूंकि एक ग्रुप में वो सारे लोग होमोजीनियस होंगे तो नॉन रिस्पॉन्स का जो रेट है और वो भी आपका कम हो जाएगा, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ ऑक्सिलरी इंफॉर्मेशन है वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी. देन एक और इसका जो रीजन है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. The survey organization may be divided into geographical districts that make it natural to let each district be a stratum. ये बिल्कुल वही बात कर रहा है जो कि यहाँ पे हुई है. अगर आप देखें कि आपकी जो हम कहते हैं geographical यहाँ पे definition है, say if somebody is sitting in Kiruna, right, that is the extreme north of the Sweden and like वहां पर टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो इट इज अबाउट लाइक -30, -25, -30, राइट. एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माल्मो व्हिच इज द लास्ट सिटी ऑफ द स्वीडन, तो यहाँ पे टेम्परेचर सारा साल इंतहाई नॉर्मल रहता है, राइट. इट इज ऑलवेज अराउंड लाइक 5 degrees centigrade or like -1, -2, but not more than that. So obviously, if we are talking about the problems of the people living in Sweden, तो अगर मैं एक बंदे का कैरूना से उठाता हूँ और एक बंदे का यहाँ पे जब माल्मो से उठाता हूँ, तो obviously these two things are highly different. So the survey organization may be divided into geographical districts that makes it natural to let each district be a stratum. Right? बिल्कुल वही बात हो रही है. Then important design choices in the stratified sampling. इन सारों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, बट आई थिंक आफ्टर सम टाइम, बट लेट मी हैव अ लुक. इंपॉर्टेंट डिजाइन चॉइसेस इन द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है, सबसे पहली चीज किन बेसिस के ऊपर स्ट्रेटिफिकेशन करनी है. यू नीड टू हैव दोज वेरिएबल्स, हम उनके ऊपर कैसे करेंगे. देन नंबर ऑफ स्ट्रैटा कितने होंगे, राइट.
सैंपल साइज से हमने ये कह दिया कि हमारे फलां वेरिएबल्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं जेंडर इज द वेरिएबल, हम जेंडर की बेस पे कर रहे हैं, हम बाइंग पावर की बेस पे कर रहे हैं, हम लोगों के रीजनल बैकग्राउंड की बेसिस पे कर रहे हैं, हम लोगों के लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड की बेसिस पे कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज वेरिएबल्स आर द स्ट्रैटिफिकेशन वेरिएबल्स. देन नंबर ऑफ स्ट्रैटास कितने होंगे. अब इशू ये है कि हम यहाँ पे अनलिमिटेड जो है वो स्ट्रैटा नहीं बना सकते. देन सैंपल साइज हर स्ट्रैटम में से क्या होगा, इंडिविजुअल स्ट्रैटम में से कितना सैंपल लिया जाएगा. तो ऑब्वियसली इसके ऊपर डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो हम इंशाल्लाह साथ साथ देखेंगे. कहीं पर हम बात करेंगे ना प्रोपोर्शनल की, कहीं पे कॉस्ट फैक्टर्स आएगा, कहीं पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, लो होगी, व्हाटएवर. पॉपुलेशन का साइज क्या होगा, उस एक स्ट्रैटम का अपना साइज क्या है, तो वो जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ना प्रोपोर्शनल. सैम्पलिंग डिजाइन इन ईच स्ट्रैटम, कि हर स्ट्रैटम के अंदर सैम्पलिंग डिजाइन कौन सा होगा. ये बिल्कुल वही बात हो रही है जो कि हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर एक दफा हमने स्ट्रैटिफिकेशन अपनी कंप्लीट कर ली, वी हैव मेक लाइक स्ट्रैटम 1, 2 and 3 एंड आफ्टर दैट मैं देखना चाहता हूँ कि चूंकि इसके अंदर अब इस एक ग्रुप के अंदर की बात हो रही है. लेट मी चेंज कलर ऑफ द पेन सो दैट बात समझ आ सके. सपोज अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से दिस स्ट्रैटम, ठीक है, अब इसमें से मैंने सैंपल कैसे ड्रॉ करना है, इसका डिजाइन और हो सकता है, जरूरी नहीं आप सारे के सारे स्ट्रैटा के अंदर एक ही डिजाइन आप उसे फॉलो कर लें, चॉइसेस यूज, कोई इशू नहीं है. आप अगर इसमें कोई इलादा करना चाहते हैं जो आपको सूटेबल लगता है, वेल दैट इज योर चॉइस. इस पे आप इलादा डिजाइन यूज करना चाहते हैं, इस पे आप इलादा डिजाइन यूज करना चाहते हैं, दैट इज प्योरली योर ओन चॉइस. नोबडी कैन फोर्स यू, बट इट शुड बी रैशनल, राइट. तो ये बात बेसिकली यहाँ पे हो रही है. दैट आपको ये भी देखना है कि व्हाट सैम्पलिंग डिजाइन शुड बी देयर इन ईच स्ट्रैटम, राइट. देन एस्टिमेटर फॉर ईच स्ट्रैटम, हमें हर एक स्ट्रैटम के लिए इलादा से एस्टिमेटर्स निकालने पड़ेंगे. ये भी एक मसला है, लेकिन वो इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे कि हाउ टू हैंडल दिस थिंग. नाउ दिस इज अ रिव्यू कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल एंड दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट. बड़ी सिंपल सी बातें होंगी, लेकिन मैं इस एग्जांपल को पहले करवाना चाहता हूं. इसके बाद हमारे पास अभी कुछ चीजें थ्योरेटिकल जरूर रहती हैं, बट आई वुड लाइक टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस सो दैट कि अभी हम जितनी बातें, जितनी डेफिनेशन हमने स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर की हुई हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दैट. ओके, सपोज अ पॉपुलेशन ऑफ n इज इक्वल टू 9, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन की बात हो रही है. आई थिंक आई शुड राइट इट हियर, क्योंकि पॉपुलेशन कभी इतनी छोटी नहीं होती. सो इट इज हाइपोथेटिकल. एक फर्ज की पॉपुलेशन है जिसका साइज जो है वो 9 है. इज स्ट्रेटिफाइड इनटू 3 स्ट्रेटा विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स. स्ट्रेटम 1 के अंदर क्या था, x11 ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वैल्यू 1 थी, x1 2, x13 4. दिस वन इज फॉर स्ट्रेटम एंड दिस वन इज द ऑब्जर्वेशन, राइट. इन द स्ट्रेटम 2 पहली ऑब्जर्वेशन 6 थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन 8 है. इन थर्ड स्ट्रैटम पहली ऑब्जर्वेशन 11 है, दूसरी 15 है, चौथी जो है वो तीसरी जो है वो जब 16 है, और फोर्थ जो है दैट इज 19. सो टोटल यहाँ पे ये 9 बन गया, राइट. ये हमारा पास हमने कहा दैट इज अ पॉपुलेशन. कहता है इफ 2 मेजरमेंट्स, नाउ आई एम हियर, इफ 2 मेजरमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, इन सारों में से हर एक में से अगर दो हमने कहा मेजरमेंट्स हमें लेनी हो फ्रॉम द सैंपल, then we're going to state how many samples of size 6 could be chosen from this population. Well, this is bit confusing. कि हम obvious बात है, मैंने कहा था मैं 2 यहाँ से लूंगा, 2 यहाँ से लूंगा, 2 यहाँ से लूंगा. So total मेरे पास कितने बन जाएंगे 6. तो basically वो ये 6 है, ठीक है. कहता है how many samples of size 6 could be chosen from this population. List these samples and compute the mean for each sample. Mean is not a big issue, but listing is basically issue, right? So सबसे पहली चीज जहाँ पे जो कि हमारे करने वाली है, हम इसको I would like to write कि मैं इसको थोड़ा सा नीट करके लिखूं ताकि हमें आराम से बात समझ आ सके. Here population is basically consist upon 3 strata, okay? Here population मैं शॉर्ट कर देता हूं, population consist 3 strata, okay, and from each stratum
2 units are to be drawn obviously without replacement होंगे, right? ये मैं लिखा हूं यहाँ पे. So फ्रॉम स्ट्रेटम 1 हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो भी यहाँ पॉसिबल सैंपल बनेंगे दैट इज 3C2. बेसिकली दिस इज NCR, राइट. एन हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन अगर आप जाके देखें तो 3 है और हमने 2 उठाने हैं क्योंकि साइज 2 है. सो दैट इज गोइंग टू बी 3 पॉसिबल सैंपल्स और द सब सैंपल. 3 पॉसिबल subsamples. Similarly, from stratum 2, that is 2C2, because उसका size ही 2 है, you can go back and check 2 items हैं इसके, ठीक है. That is 1 possible subsample, and from 3 total values वहाँ पे 4 हैं उसके अंदर measurements, so 4C2, that is going to be 6. basically यहाँ पे 6 subsamples बनेंगे. so each of the subsample from, this is important, ये एक important point है, each of the subsample from stratum 1 is to be associated with the subsample of stratum 2. Right? And then all of these combinations, यानी स्ट्रेटम 1 और 2 की all of these combinations, ये भी हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बात भी समझ आ जाएगी. all of these combinations are associated with stratum 3, right? so इसका मतलब ये है, therefore there are 3 into 1 into 6, that is equal to 18 possible samples बनेंगे. of size 6 with two measurements from each stratum. Right? यहाँ तक बात समझ आ रही है? So let us go and I would like to make it. So first of all, I need to make a table, some shape. My drawing is not so good, so please थोड़ा सा ignore कीजिएगा. लाइनें मेरे से टेढ़ी हो जाएं तो, ठीक है? So this is your sample number. Total number of samples हमारे पास 18 है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, strata 1, strata 2, strata 3, sorry, stratum 1, stratum 2, stratum 3, and here I will be having obviously total इससे निकालना है कि he asked us to compute the mean for each sample, right? total निकलेगा तो हमारे पास यहाँ पे obviously फिर इसका mean भी निकलेगा, right? so sample number 1 क्या होगा, जब stratum 1 से उठाएंगे without replacement तो पहला हो सकता है 1 2, right? इस 1 2 के साथ सेकंड में क्या ऑप्शन पॉसिबल है, 6 8, और थर्ड में क्या ऑप्शन पॉसिबल है, 11 15.
दैट इज द फर्स्ट सैंपल. गो बैक, 1 2 यहां से, 6 8 यहां से, 11 15 यहां से. विदाउट रिप्लेसमेंट है. अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता फिर ये 1 1 6 6 और 11 11 होता. राइट. दूसरा सैंपल क्या पॉसिबल है कि पहले का 1 2 ही रहे. बेसिकली ये सारे सैंपल्स, ये ऑल पॉसिबल सैंपल्स डिजाइन करने की कोशिश की जा रही है. दूसरा ये रहे, लेकिन तीसरे पे चेंज आ सकती है कि दैट इज बेसिकली 11 के साथ 15 के बजाय 16 आ जाए. सैंपल 3, सैंपल 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 and 18. So हम इस लाइन को नीचे ले आते हैं. So again this is 1 2, this remains 6 8, this could be 11 and this is 19. 11 19 हो सकता है. राइट. देन हमारे पास 11 19 के बाद ये काम खत्म हो गया. सो अभी तक इसको हम 1 2 ही छोड़ते हैं क्योंकि हम अभी चेंज यहाँ से ला रहे हैं. सो दिस इज अगेन 6 8 ही रहेगा. राइट. एंड दिस इज गोइंग टू बी 15 16 हो सकता है. दिस इज 1 2 रिमेन सेम. दिस इज 6 8. दिस इज 15 19. This is 1 2. This is 6 8 and this is 16 19. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारे पास एक इसका जो चंक है ना वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने यहाँ पे स्ट्रैटम 3 से जो इनके साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती थी वो हमने कर ली. राइट. नाउ वी आर गोइंग फर्दर another one. So I am going to use another color. Well, purple is my favorite, so I would like to take purple here. So now इधर क्या हो सकता है. दिस इज यहाँ पे दिस कुड बी 1 4, दिस कुड बी 6 8 एंड दिस कुड बी 11 15. फिर सेम इन सब के साथ मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा. दिस कुड बी 11 16, दिस कुड बी 11 19, दिस कुड बी 15 16, दिस कुड बी 15 19, दिस कुड बी 16 19. राइट. तो 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12. तो हमारे पास ये सेकंड भी इसका स्पेल जो है वो पूरा हो गया. दिस कुड बी, इसके साथ और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 2 4 हो सकता है एंड दिस कुड बी 6 8 हो सकता है. तो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 11 15 एंड सो ऑन. बाकी सारा आप इसको जस्ट इस साइज को यहाँ पर एप्लीकेट कर दें. हमारे पास 18 सैंपल्स पूरे हो जाएंगे. इफ आई स्टार्ट राइटिंग देयर टोटल्स, इसका टोटल है 43, नेक्स्ट टोटल हमारे पास है 44, नेक्स्ट टोटल हमारे पास है 47, नेक्स्ट इज 48 एंड 51 एंड 52. राइट. सिमिलरली आप इनके भी टोटल यहाँ पे निकाल लें. जब आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन क्या आएगा. दैट इज 7.17, दैट इज 7.33, that is 7.83, that is 8.00 and so on. Right. So इस तरीके से हमने यहाँ पे stratified random samples भी निकाले. Let's go back to the example and then read it again. शायद इसको लिखने के बाद हमें ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए. अभी हम जो कुछ कर चुके हैं. Suppose a population of n is equal to 9. ये हमारे पास पूरी population थी. Right. This was a whole population जिसको डिवाइड किया गया था डिफरेंट स्ट्रैटम के अंदर. स्ट्रैटम 1 के अंदर 3 हमारे पास एलिमेंट्स थे, स्ट्रैटम 2 के अंदर 2 मेजरमेंट्स थी, स्ट्रैटम 3 के अंदर हमारे पास 4 मेजरमेंट्स थी. राइट. अब हमने टोटल यहाँ पे 6 का सैंपल उठाना था जिसमें से हमने हर एक में से 2 मेजरमेंट्स उठानी थी. राइट. सो अब हमने जब यहाँ से 2 उठाए तो क्या हो सकता था. 1 2 विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 2 6 8 11 15, 1 2 6 8 11 16, 1 2 6 8 11 19, then 1 2 6 8 15 16, 1 2 6 8 15 19, 1 2 6 8 16 19. राइट. देन हमारे पास आ गया 2 4 6 8 11 15. सो हमने इसी तरीके से
ये सारे सैंपल्स को ड्रॉ किया, देन हमने उसका मीन क्या, हमने सिर्फ इस टोटल को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करना है, दैट इज डिवाइड दिस टोटल बाय 6, right? That is the size of your sample, so you will get this mean, right? And you can complete it. When population embraces a number of distinct categories, जब population के अंदर हम कहते हैं different ये तरह की categories पाई जाएं, the frame can be organized into separate strata. Each stratum is then sampled as an independent subpopulation, out of which individual elements can be randomly selected, right? Every unit in a stratum has same chance of being selected. हर stratum के अंदर हर जो unit मौजूद है, चूंकि वो homogeneous हैं और सारे एक जैसे हैं, so हर एक के selection के जो chances हैं वो बराबर हैं. Using same sampling fraction for all strata ensures, this is bit controversial, okay? मतलब इस पे मुझे थोड़ा सा एतराज है. Using same sampling fraction for all strata ensures the proportionate representation in the sample. Well, हम इसको problems में जाके देखेंगे. Adequate representation of the minority subgroups of interest can be ensured by stratification and varying sampling fraction between strata as required. This is important. Issue ये है कि हम सेम सैम्पलिंग फ्रैक्शन की हम ये कह देते हैं, हमारे पास अगर 5 से स्ट्रैटा बने हैं, हम कहते हैं 20% आप सब में से उठा लें तो बात खत्म हो जाएगी. तो बेसिकली आपने ये किया कि आपने वहां पे उसका प्रोपोर्शन यूज कर लिया. बट अगर एक स्ट्रैटा के अंदर आपके पास 200 आइटम्स हैं, एक स्ट्रैटा के अंदर अगर आपके पास हम कहते हैं 40 आइटम्स हैं, तो वेल अगर आप 200 को भी 20% दे रहे हो, 40 वाले को भी 20% दे रहे हो, तो दैट इज नॉट रैंडम. ओके, सो जस्ट टू इंश्योर द रैंडमाइजेशन, आपके पास यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको देखने की जरूरत है. ठीक है, दैट इज एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मिनॉरिटी सब ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी इंश्योर्ड बाय स्ट्रैटिफिकेशन एंड वेरिइंग सैम्पलिंग फ्रैक्शन. वेरिइंग सैम्पलिंग फ्रैक्शन डिफरेंट चेंज होता हुआ बिटवीन द स्ट्रेटा एज रिक्वायर्ड. तो हमें जब रिक्वायर्ड होगा तो हम ऐसे ही करेंगे, राइट? सो फाइनली, since each stratum is treated as an independent population, हर stratum को हम इलादा population के तौर पर treat करेंगे. Different sampling approaches can be applied to the different strata. Well, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. हम हर एक इस approach के अंदर different sampling techniques जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं. Well, there are some drawbacks to use a stratified sampling. First, sampling frame of entire population has to be prepared separately for each stratum. अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने हर stratum को एक independent population के तौर पर treat करना है, फिर हमें हर एक के लिए एक independent sampling frame बनानी पड़ेगी, right? Which is like obviously very hard thing. Second, when examining multiple criteria, जब एक ही वक्त में बहुत सारी चीजों को देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रैटिफिकेशन हमारे लिए हेल्पफुल तो नहीं, बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी. क्यों? इसलिए कि हमने जो स्ट्रैटिफिकेशन की हुई है, जो सब ग्रुपिंग की हुई है, वो सब ग्रुपिंग हमने किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे की हुई है. तो फिर अगर हम मल्टीपल क्राइटेरियाज को देख रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी, हम कहते हैं, प्रॉब्लमैटिक. सो स्ट्रैटिफाइंग वेरिएबल्स मे बी रिलेटेड टू सम बट नॉट टू अदर्स, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द डिजाइन and potentially reducing the utility of strata. कि हमने तो चूंकि किसी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर वो सारी क्लासिफिकेशन की हुई थी, तो अगर हमारा जो इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्जामिनेशन का, वो हम कहते हैं मल्टीपल चीजों के ऊपर हैं, then this is going to be complicated, right? Finally, in some cases such as designs with a large number of strata or those with a specified minimum sample sizes per group, stratified sampling can potentially require a large sample than would other methods. Well, I'll prove it. Okay, हम आखिर में जाके जब स्ट्रैटिफिकेशन को प्रूव करने चलेंगे तो वहां पे इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जी स्ट्रैटिफिकेशन आपके हर मसले का हल नहीं है. हो सकता है कि सम टाइम ये आपके लिए हम कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, राइट? सो नाउ यहाँ पे हमने एक बड़ी सिंपल सी इसकी एग्जांपल दी है, दैट यू हैव टू ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रैटम, राइट?
तो हमारे पास एक हमारे पास ग्रुप वही हमने जो बात की थी, दैट इज बेसिकली यू कैन से ग्रुपिंग, मैं यहाँ पे क्योंकि ऊपर ऑलरेडी वो वर्ड यूज हुआ है, सो आई एम नॉट गोना यूज इट, दैट इज जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग। एक ग्रुप में देख लें यहाँ पे सारी की सारी वुमेन है, एक के अंदर सारे के सारे मैन है, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टी है दैट इज आपका जेंडर कौन सा है। तो रैंडमली कोई से भी तीन उठा लें, जरूरी नहीं कि यहाँ पे पहला लिया तो यहाँ पर भी आप पहला लें, यहाँ पे आपने जहाँ पे ऐसे थर्ड को लिया तो यहाँ भी आप थर्ड को लें, यहाँ पे आपने फोर्थ को लिया तो यहाँ भी आप फोर्थ को लें। नो, नॉट नेसेसरीली ट्रू, राइट। So that is the core theme behind the stratification. आज के सेशन को मैं इधर ही कंक्लूड करना चाहूँगा, बिकॉज आगे जब हम जाएंगे तो वी आर हैविंग लाइक थोड़ी टेक्निकल सी चीज़ें, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हमारे पास पिक्चर में आनी शुरू हो जाएंगी। सो आई वुड लाइक कि हम इसको इधर ही रखें और फिर इंशाल्लाह अगला जो सेशन हमारा आएगा, जब भी हम अपना अगला लेक्चर मतलब यहाँ पे प्लान करेंगे, उसमें हम आपको इंशाल्लाह इसी के साथ ब्रिज करके देन वी विल गो, लेट्स हैव अ लुक ऑन द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। सो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा वहीं से जहां से हमने स्ट्रैटिफिकेशन की बात की, बिकॉज व्हाट वी बिलीव कि अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारी टारगेट एरियाज हैं वो सारे के सारे उनके अंदर जो एलिमेंट्स हों सारे होमोजीनियस हों। तो हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर हमारे पास हेट्रोजेनिटी पाई जाती है। तो इशू ये है कि हेट्रोजेनिटी हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि नॉन रिस्पॉन्स आ सकता है हमारे पास हो सकता है किसी एक जो पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन ही ना हो रही हो, राइट। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने कहा कि हमारा जिस भी कैरेक्टरिस्टिक में इंटरेस्ट है हम उसकी बेस के ऊपर वहां पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो जब वो ग्रुपिंग हम कर लेंगे तो इनसाइड द ग्रुपिंग क्या होगा, हमारे पास होमोजेनिटी हो जाएगी, जबकि हमने कहा बिटवीन द ग्रुप्स जो है वो हेट्रोजेनिटी रहेगी, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर सारे एक जैसे लोग होंगे जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर सारे एक जैसे लोग होंगे, लेकिन ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट दैट इनसाइड होमोजेनिटी एंड वहां पर जो बिटवीन द ग्रुप्स है दैट इज हेट्रोजेनिटी। सो हमने ये कहा था कि इसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटा, दैट इज बेसिकली ग्रुप दैट इज अ लेयर विद रिस्पेक्ट टू सम कॉमन प्रॉपर्टी। देन हमने ये कहा था कि जब आप स्ट्रैटिफिकेशन कर लेते हैं उसके बाद आप उसके अंदर से सैंपल निकालने के लिए, देखिए आपने स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ होल पॉपुलेशन की ग्रुपिंग की है, अभी सैंपल आपने ड्रॉ करना है, तो सैंपल ड्रॉ करने के लिए फिर कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, तो फिर क्या हमें कोई और अप्रोच यूज करनी चाहिए। वेल, हम कर सकते हैं, हम सारे के सारे स्ट्रेटा में, मतलब अगर हमारे पास 5 स्ट्रेटा हैं तो हम हर स्ट्रेटा में वहां पे डिफरेंट अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, हम सेम अप्रोच भी यूज कर सकते हैं, हम एक और काम भी कर सकते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हम फर्दर स्ट्रैटिफिकेशन भी कर सकते हैं। हम एक स्ट्रेटा के अंदर जाके अगेन स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं, ऑल्दो दैट इज लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन टू हैंडल से मुराद मेरी यहाँ पे जब आप इसके एस्टिमेटर्स को फाइंड आउट करने चलोगे तो देन दिस इज गोइंग टू बी लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, सो देन हमने ये कहा था, यहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल ली विद रिस्पेक्ट टू एज, हमने यहाँ स्ट्रैटिफिकेशन की, देन वी डिस्कस सम सॉर्ट ऑफ द रीजनल स्ट्रैटिफिकेशन। देन हमने जब इसकी लेयरिंग की बात हम यहाँ पे कर रहे थे कि हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि हम जब लेयर को भी स्ट्रेटा कहते हैं, तो उसी लेयरिंग अप्रोच को यूज करके हमने यहाँ पे ये कहा कि हम यहाँ पे 2 लेवल स्ट्रैटिफिकेशन भी कर सकते हैं। देन हमने ये कहा था कि why we need to stratify, that is we have to gain in the precision, कि अगर हम स्ट्रैटिफिकेशन कर लेते हैं, हेट्रोजेनिटी को ब्रेक कर लेते हैं, then we can have more precise estimates, and there are some practical reasons or administrative reasons to do the stratification. And then हमने कुछ डिजाइन इश्यूज के ऊपर बात की थी, अभी तक हम इसको इंशाल्लाह फिर दोबारा भी देखेंगे आगे किसी और जगह पे जाके डिटेल में। देन हमने फिर इस स्ट्रैटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल ली, कॉन्सेप्ट वही सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का या सैंपल ड्राइंग प्रोसीजर्स का ही यूज किया था, लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटास हों और अगर हमें उनमें से सैंपल ड्रॉ करना हो बाय यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, दिस केस मैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लिसिटली शायद यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। सो हमने इसको सॉल्व किया एंड देन वी ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स, ओके, ऑफ साइज 6,
एंड साइज 6 का मतलब क्या था कि हमने हर स्ट्रेटम में से हमने 2 का सैंपल उठाया था। तो चूंकि यहाँ पे 3 स्ट्रेटा थे तो ओवरऑल हमारे पास इस पूरी पॉपुलेशन में से सैंपल ऑफ साइज 6 बन गया। देन हमने ये देखा कि व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, हमने इसके ऊपर थोड़ी सी आप डिस्कशन की और हमने ये देखा कि इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर हमने बात की कि इसके ड्रॉबैक्स क्या पॉसिबल हैं। इसका सबसे बड़ा जो आपका ड्रॉबैक है वो ये हो सकता है कि आपको सैम्पलिंग फ्रेम चाहिए। सेकंड हमारे पास ये हो सकता है कि अगर आप मोर देन वन क्राइटेरिया, मोर देन वन ऑब्जेक्टिव में इंटरेस्टेड हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन आपके लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज आपने जो स्ट्रेटिफिकेशन या जो ग्रुपिंग या लेयरिंग की है वो किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे की हुई है। तो अगर आप उसी कैरेक्टरिस्टिक की डोमेन के अंदर रह के ये काम करते हैं देन फाइन, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दैट, या आपका इंटरेस्ट किसी और वेरिएबल में भी हो गया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपकी स्ट्रेटिफिकेशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप फिर उसके अंदर फर्दर वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन कर लें, अलग से आप उसके साइज डिफाइन कर लें, बट अगेन हमने बताया था जब आप इसके एस्टिमेटर्स फाइंड करेंगे देन आपके लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। एंड देन लास्ट वन, एंड देन हमने यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देखी थी कि अगर हम यहाँ पे जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग या जेंडर बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं देन इन दैट पर्टिकुलर केस हाउ टू ड्रॉ दैट। लेकिन हमने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे एक ही साइज और एक ही नंबर पे जो आपके आइटम्स मौजूद हैं उनको उठाएं। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो कि स्ट्रेटिफिकेशन का था वो क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके ऊपर कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आपके पास आएंगे एंड देन वी विल डिस्कस इट इन मोर डिटेल्स। सो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपसे लेक्चर नंबर 13 में मुलाकात होगी। सो अल्लाह हाफिज़।